हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग 27 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये उन टॉपिक से जो कि टॉपिक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा तभी होगा जब आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करोगे। ओके, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने से ट्राई करना है, नहीं होगा तभी आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन जीपी इज 10 एंड द कॉमन रेशियो इज 4 देन द फिफ्थ टर्म इज। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले nth टर्म वाला फॉर्मूला पता होगा, जीपी में क्या होता है, ए आर रेस टू द पावर n-1। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक जगह फॉर्मूला लिख के रख लो सारा और उसको रिवाइज करो, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको फिफ्थ टर्म यहाँ पे निकालना है। और फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है 10। कॉमन रेशियो कितना दिया है आपको, कॉमन रेशियो दिया है 4। तो यहाँ पे क्या करो 4 और रेस टू द पावर n-1। n क्या है आपका यहाँ पे फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 इंटू 4, तो 5-1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 इंटू 4 और 5-1 4। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256 इधर हो जाएगा आपका 256। तो आंसर क्या आ जाएगा 2560। कौन सा करेक्ट है 2560। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वालिटी है क्वेश्चन का काफी अच्छा है। अगर सॉल्व कर लेते हो इस क्वेश्चन को तो आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखो तो क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 2 4 8 16 आर रिक्वायर्ड टू गिव सम 126। मतलब कितना टर्म्स लगेगा हमको इस जीपी का जो कि उसको सम करेंगे तो 126 के बराबर आएगा। ऑप्शन आपके सामने, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2 है मेरे भाई। ओके, और यहाँ पे कॉमन रेशियो अगर निकालने जाएंगे तो कॉमन रेशियो डायरेक्ट तो नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म को क्या करो, बस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ए आर रेस टू द पावर n-1 बाई r-1, यही है। अब आगे देखो सम कितना दिया है आपको 126 दिया हुआ है 126। और यहाँ पे देखो कितना है r-1 तो 2-1 और a कितना है आपका, a भी 2 है और r2 फिर n-1। ठीक है, फिर 126 और यहाँ पे नीचे कितना बचा 2-1 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 लिखो या न लिखो बात तो बराबर है, बस बचा यहाँ पे क्या आपके पास 2 रेस टू द पावर 2 n-1। अब इसको क्या करते हैं हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n-1। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 63 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n-1। -1 को इधर ला तो कितना होगा 64 इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 रेस टू द पावर में, तब दोनों साइड बेस इक्वल होगा तो वहाँ पे पावर भी इक्वल होता है। एक्सपोनेंट चैप्टर आप जो पढ़े हुए क्लास 9 में उसी का यहाँ पे है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 6। ठीक है, अगर नहीं पता है डायरेक्ट तो आप फैक्टर निकाले कर सकते हो ऐसे करके 2 3 या 6, 2 2 जा 4, फिर 2 16, फिर 2 8, 2 4, फिर 2 2 1 2 3 4 5 6 आया ना, मतलब 2 रेस टू पावर 6 कितना होता है 64। अगर नहीं पता है तो ऐसे करो, पता है तो डायरेक्ट लिख दो। फिर कितना होगा 2 रेस टू द पावर n। अब यहाँ पे देखो तो बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल होता है तो पावर भी क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 6 के बराबर। तो कौन सा आंसर सही है आपका 2 का सी। तो नोट कीजिए इसको, उस पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन के सामने। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए -4,3 इन द एक्स एक्सिस इज। अगर इस पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट कराएं तो वहां पे आपको क्या इमेज देखने को मिलेगा वो आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या चेंज होगा, बस उसका वाई चेंज होगा, एक्स सेम होगा। तो -4 का -4 होगा और 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। ठीक है, बस उस वाई को चेंज करोगे। अगर यही कहानी अगर आपका यहाँ पे y एक्सिस होता तो उस केस में क्या करते हैं x को चेंज करते हैं और y को सेम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, लेकिन इसका कौन सा ऑप्शन होगा 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो द पॉइंट ए पी कॉमा क्यू इज इनवेरिएंट पॉइंट x इक्वल टू पी अंडर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज इज a डैश।
आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि इन्वेरिएंट पॉइंट क्या होता है। अगर कोई भी पॉइंट लाइन पे लाई करे, या ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे रिफ्लेक्ट करे तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसको इन्वेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आज मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मान लेते हैं पॉइंट P1 क्या है आपका, एक एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट P2 भी क्या है, एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट P3 क्या है, कहीं बीच में है, और पॉइंट P4 क्या है आपका, ये भी वाई एक्सिस पे है। अगर आपसे ये पूछे कि एक्स एक्सिस पे हमको इन्वेरिएंट पॉइंट बताओ क्या क्या है, तो एक्स एक्सिस पे इन्वेरिएंट पॉइंट कौन सा है, P1 और P2, ठीक है। P3 नहीं है क्योंकि ये इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है। अब अगर आपसे पूछ दे कि वाई एक्सिस पे इन्वेरिएंट पॉइंट बताओ, तो वाई एक्सिस पे इन्वेरिएंट पॉइंट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो P4 लाई कर रहा है, तो इसका मतलब P4 क्या है, इन्वेरिएंट पॉइंट है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। P1 क्या है, इन्वेरिएंट पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। P2 भी इन्वेरिएंट पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और P3 कहीं नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ए पी कॉमा क्यू इज इन्वेरिएंट पॉइंट एक्स इक्वल टू पी, मतलब ये इन्वेरिएंट पॉइंट है कहाँ पे, कहीं x इक्वल टू पी पे। x इक्वल टू पी का मतलब x एक्सिस पे कहीं भी होगा कुछ वैल्यू, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे होगा p, ठीक है, x एक्सिस पे कहीं p यहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ पे आपका ये इन्वेरिएंट पॉइंट है तो उस केस में आपको बताना है कि a डैश जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे आपका रिफ्लेक्ट करे तो उस केस में क्या होता है, इमेज भी वही बनता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 0 के लगभग, और इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, 0, मतलब वहीं पे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे। तो सेम जगह पे बनेगा तो जो क्वेश्चन है आपका वही आंसर भी हो जाएगा। तो ए पी कॉमा क्यू है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी कॉमा क्यू, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली -4, -2, 6, 2, 4, 6 द सेंट्रॉइड G ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए बोला, ये तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और क्या दिक्कत है इसमें। तो इसको भाई x1 मान लो, ठीक है, इसको x2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y1, y2 और y3, बस वैल्यू पुट कर दो। अब x1 क्या है, -4 है, x2 क्या है, 6 है, और x3 क्या है, 4 है। नीचे 3 से डिवाइड करो, y1 क्या हो गया, -2, और y2 क्या हो गया, 2 के बराबर, y3 क्या हो गया, 6 के बराबर, नीचे 3 से डिवाइड करो। तो a इज इक्वल टू -4 + 4 गया काम से, तो 3, 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे -2 + 2 गया, तो 3, 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना है, 2। तो 2, 2 आपका आंसर होना चाहिए, तो 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इफ p a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the point q -6, 5 and r -2, 3, then the value of a is। आपका यहाँ पे क्या है, एक p है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट कितना है, a/3 और 4 है, और इधर मान लेते हैं पॉइंट आपका q -6, 5 है, और यहाँ पे पॉइंट है आपका r जो कि है -2, 3। मिड पॉइंट इसका मतलब 1:1 का रेशियो है। फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, px, y, px, y और x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ओके। अब यहाँ पे देखो तो x1 क्या है आपका, -6, x2 क्या है आपका, -2, ठीक है, x2 क्या है आपका, -2, और नीचे 2 से डिवाइड करो। y1 क्या है आपका 5 और y2 क्या है आपका 3 बाई 2, ओके। यहाँ पे देखो तो p x, y मिड पॉइंट कितना दिया है, a/3, 4 ये दिया है, तो p a/3, 4 इज इक्वल टू कितना होगा, -6 और -2, -8 हो जाएगा आपका,
-8/2 और यहाँ पे 5 3 8, फिर 8/2 यहाँ पे भी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपका PA/3, 4 इक्वल टू -4 और 4 के बराबर। अब देखो तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A/3 इक्वल टू -4 के बराबर। तो A क्या होगा, 4 3 जा 12, जो कि होगा -12 के बराबर। कौन सा सही है, 6 का 4। तो नोट कीजिए इसको, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x -√3y + 2√3 इक्वल टू 0। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, थीटा। आपको थीटा निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है x -√3y + 2√3 इक्वल टू 0। सबसे पहले काम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेते हैं y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करके। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, -3√y इक्वल टू -x -2√3। ओके, सबको उधर ले गए। अब y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x/√3 और -2√3/-√3। ओके, अब यहाँ पे देखो, हम अगर इसको y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे सबको हटा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस हट जाएगा। अगर यहाँ पे कंपेयर करें इससे तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1/√3। तो m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 1/√3। तो m का मतलब क्या होगा, tan थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का मतलब कितना होता है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। इंक्लिनेशन कितना हुआ, 30 डिग्री। तो आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द लाइन 7y इक्वल टू ax + 4 एंड 2y इक्वल टू 3 - x आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ a इज। आपको a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे दो लाइन दिया है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में पता है स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों लाइन का क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले एक लाइन का स्लोप निकालते हैं, 7y इक्वल टू ax + 4 का। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax/7 + 4/7। इसको y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx + c से। तो x का कोफिशिएंट जो भी होता है क्या होगा, वो स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप को m1 मान लेते हैं, तो a/7 हो जाएगा इसका स्लोप। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, दूसरे लाइन का स्लोप निकालते हैं। दूसरा लाइन क्या है मेरे पास, 2y इक्वल टू 3 - x। तो y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, 3/2 - x/2। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2। अब दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल केस में क्या होता है, स्लोप भी इक्वल होता है। देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे a/7 इक्वल टू -1/2 के बराबर होगा। तो a इक्वल टू -7/2। कौन सा आंसर है, देखो तो -7/2, 8 का 2। नोट कीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज भी और जितना भी तरीका है सॉल्व करने का वो सारा पता होगा आपको। अगर नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो, 20 मिनट का वीडियो मैंने ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले अपलोड किया है, तो उसको जाके देख लेना। सारा वहाँ पे मैं ट्रिक बताया हूँ कैसे सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, तो cot थीटा को पता होगा आपको कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। सब याद करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं याद है तो जाके देख लो 20 मिनट का वीडियो, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। मैं वहाँ पे ट्रिक भी बताया हूँ सारा कुछ का। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे क्या करो, आगे यहाँ पे बस क्या करो, एलसीएम ले लो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। आगे आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटीज पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है।
अगर यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 इसको इधर लेते आते, इसको इधर लेते आते, तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बदले हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना -1। तो आंसर है आपका 9 का 2 -1। नोट कीजिए इसको, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, क्या करेंगे, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 कॉस स्क्वायर थीटा, पता होगा आपको, ठीक है। नहीं पता है तो याद कर लेना। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -1, नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में निकाले थे, क्या हुआ था आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर गया, तो बचा क्या -1। तो आंसर क्या हो गया आपका 10 का 1 -1। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 57, 54, 51, 48 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। तो आपको यहाँ पे 8th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। स्टार्ट करें कि आप लोग स्टार्ट करोगे, पहले एक बार स्टार्ट करके देख लो, नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्यूशन देखना। आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा एपी में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 8th टर्म पूछ रहा है, तो 8th टर्म कितना होगा भाई, सबसे पहले a पता करना पड़ेगा। इसमें a क्या होगा बता सकते हो, a पहला टर्म है यहाँ पे 57, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर दो, जैसे ये टर्म चूज करेंगे तो इसके पिछले वाले टर्म से माइनस कर दो, तो 54 माइनस 57 जो कि होगा -3 के बराबर। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है मेरे पास 57 और n माइनस 1 इंटू डी, n क्या आपका 8 है, मतलब 8 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, d कितना है -3। अब यहाँ पे देखो तो 57 प्लस 8 माइनस 1 7, और यहाँ पे कितना है -3, तो 57 और 7 3 जा 21 -21, तो 7 में 1 माइनस करो तो 6 और 5 में 2 माइनस करो तो 3, तो कितना होगा आंसर 36 जो कि है 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी 10 6 2 इज। तो फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी निकालना पड़ेगा इस एपी का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, उसके बाद फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना, याद होगा आपको। तो यहाँ पे हमको कहाँ तक का सम निकालने बोल रहा है, सम ऑफ 16 टर्म का। तो n की जगह 16 पुट करो, फिर नीचे 2 है आपका, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है आपका मेरे भाई 16 है, 16 माइनस 1 और d कॉमन टर्म्स, ठीक, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस कर दो, तो 6 माइनस 10 कितना होगा -4 के बराबर। तो यहाँ पे -4 पुट करो। अब आगे सॉल्व करते जाओ, तो 2 8 जा 16, 8 बार में कटा यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे लिखो नीचे, 2 10 जा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -4। ओके, तो 8 और यहाँ पे होगा 20, 15 और -4 -60 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 8 20 माइनस 60 -40 के बराबर, और ये होगा आपका 8 4 जा 32 मतलब -320 के बराबर। तो कौन सा है भाई आंसर 12 का ए, नोट कीजिए इसके, उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे मेरे भाई, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है ये, 2004 इंटू एक्स और वाई इक्वल टू 2 मैंने सेट द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है आपको, दो मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 0 0 4 है और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x और y से, x और y से। तो मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना होगा ये। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। रो को क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x और 0 इंटू वाई तो 0 ही होगा। नेक्स्ट देखो तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 इंटू एक्स 0 के बराबर और फिर 4 इंटू वाई 4y के बराबर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0 2x के बराबर और इसको लिख सकते हैं 0 प्लस y 4y के बराबर। ओके, 0 प्लस 4y 4y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो आपका ये साइड क्या है, LHS साइड, ये है आपका 2, राइट हैंड साइड आपका 2 और -8 है। ओके, और यहाँ पे अगर देखें तो आपका दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो 2x इक्वल टू 2 के बराबर तो x इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, फिर 4y इक्वल टू -8 के बराबर तो y इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे -2 के बराबर। तो x होना चाहिए 1 और y होना चाहिए -2 जबकि 13 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे भाई यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 14 का क्वालिटी ठीक ठाक है। अगर इसका आंसर निकाल लेते हो तो मतलब प्रैक्टिस आपका ठीक ठाक है। थोड़ा बताओ क्या होगा आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है गिवन ABCD इंटू P आपका एक मैट्रिक्स है और इक्वल टू है आपका Q और P मैट्रिक्स के बराबर। दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो Q और P मैट्रिक्स आ रहा है। तो मैट्रिक्स P का बताओ ऑर्डर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिले तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑर्डर निकालना है। तो पहले इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो इसमें कितना रो है, इसमें तो हमको 2 रो दिख रहा है, एक ये एक ये, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितना हो गया बता सकते हो, कॉलम भी इसमें 2 है, एक ये हो गया एक ये, तो 2 रो 2 कॉलम है। तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, इसका फाइंड ही करना है। तो इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। कितना इसमें रो है आपका, 2 रो है तो 2, कॉलम कितना है आपका, इसमें एक कॉलम है तो 2 इंटू 1। अब हमको इसका निकालना है, P का ऑर्डर निकालना है, मतलब रो और कॉलम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीका यूज करेंगे x और y निकालने का। पहला तरीका क्या है, आपको एक चीज पता होगा कि 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होता है, 2 मैट्रिक्स को हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ B के बराबर, तभी तो होगा ना। मतलब जो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहला आपका मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स का। तो इस कंडीशन में भी जो आपका ये वैलिड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है तो यहाँ भी ये सेम रूल लगा होगा। तो इसका मतलब इसका जो कॉलम है, पहले वाला का जो कॉलम है दूसरे वाला का रो के बराबर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम चेक करो तो क्या है, कॉलम आपका यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसका मतलब इसका रो क्या है, रो इसका x है, तो 100% यहाँ पे x क्या होगा 2 होगा। चलो x मिल गया। अब हमको y निकालना है। y निकालने के लिए हम लोग एक और मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 मैट्रिक्स है A और B, 2 मैट्रिक्स है और 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास सॉल्यूशन आया C। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m इंटू P है मान लीजिए, और B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n इंटू Q है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछे कि C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस केस में कैसे निकालते हैं हम लोग। आपको पता है कि पहला मैट्रिक्स का जो रो है और दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉलम है वही उठा के बस यहाँ पे लगा दो, मतलब m इंटू Q के बराबर होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। समझ में आया। जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर दिया हुआ है और C मैट्रिक्स का आपसे पूछे कि क्या होगा ऑर्डर, जस्ट A का ऑर्डर और B का कॉलम दोनों को उठा के चिपका दो, वही उसका क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो सेम तरीका यहाँ पे अपनाने वाले हैं। आपके पास पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो इसका रो और इसका कॉलम
उठा के यहाँ पे चिपकाया होगा, तो इसका मतलब 2, तो 2 यहाँ पे ही है आपको y, और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब y क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए इसको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यहाँ पे, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस के एक्स माइनस 12 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ओके, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको फाइंड करना है k का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो इजी है, आपको यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले क्या करो, इस पोलिनोमियल का कोई नाम रख दो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स माइनस 12। अब फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इसका फैक्टर, तो इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करने पे जो x का वैल्यू आएगा ना, अगर इसमें रखोगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर हम कर देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम। तो क्या करो, यहाँ पे f में जो आपका x है वो x में क्या पुट करोगे, 2 पुट करेंगे, तो इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस k, और x कितना है 2 और माइनस 12, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि आपका ये x माइनस 2 फैक्टर था। तो 2 का क्यूब 8 और माइनस 2k और माइनस 12, तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस 4 के बराबर होगा, तो माइनस 2k। तो यहाँ से देखो तो 4 इज इक्वल टू 2k के माइनस 2k के बराबर होगा, तो k इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या आ गया आपका माइनस 2, जो कि 15 का C है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास यहाँ पे, इफ 3 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है 3 रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 3 है। तो सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि अगर हम 3x के जगह पुट करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS के बराबर होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, बस क्या करो, पूरे इक्वेशन में 3 पुट कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह क्या करो, बस 3 लिख दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस p और 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो 9 प्लस 3 कितना होगा, 12 माइनस 3p इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो 12 इक्वल टू 3p और p इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 के बराबर। कौन सा करेक्ट है आपका, 16 का A। सो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9 इज। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ a इंटू सी। मीन प्रपोर्शन को b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो गया ये a इंटू सी। और a और c आपको दिया है 4 और 9, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 9। तो क्या होगा, अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 और 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 3 2 6। तो 6 आपका करेक्ट आंसर है 17 का B। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैल्यू ऑफ x इफ 32:16 इज प्रपोर्शन टू x इज टू 4। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसका मतलब होता है कि 32/16 इक्वल टू x/4। अगर दो रेशियो इक्वल होता है तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसी चीज को प्रपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हमको x फाइंड करना है यहाँ पे, तो सिंपली बस सॉल्व कर दो। जैसे सॉल्व करते हैं तो 32 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा, और बाई 16 इक्वल टू x। ठीक है, तो 16 2 जा 32 और 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू 8 के बराबर। ठीक है, कौन सा है, 18 का B। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, द थर्ड प्रपोर्शनल टू 6 1/4 एंड 5 इज। तो यहाँ पे इसका थर्ड प्रपोर्शनल पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है A B C D। तो यहाँ पे बहुत कोई गलत ये करता है कि D टिक करके आ जाता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, D सही नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे इसका मतलब समझे, थर्ड प्रपोर्शनल का मतलब, सबसे पहले प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल A/B इक्वल टू C/D के बराबर हो। ठीक है, जब दो रेशियो इक्वल हो तभी तो उसको प्रपोर्शन बोलेंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रपोर्शन का वर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा।
इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B इज प्रपोर्शन टू C/D, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे आपके पास 2 क्वांटिटी है, तो इस यहाँ पे इसका मतलब 4 क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं कंडीशन मिल जाए तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिख के कभी कभी नहीं देता है, तो इसका मतलब समझना है आपको कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है ना। थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए बोले और वो प्रपोर्शन वर्ड यूज कर चुका है और आपको वहाँ पे 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो तीसरा निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे समझना है आपको ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, ये जो आपका इसका डिनोमिनेटर होता है और इसका जो न्यूमरेटर होता है वो दोनों इक्वल होगा इस केस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका A इसको मान लो और ये जो B है आपका B, यहाँ पे इसका जो B है और इसका जो C है दोनों इक्वल होगा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A/B आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। A की जगह 6 1/4 लिखो, फिर B की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5। हालांकि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो C की जगह भी हमको क्या करना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा और D फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ये 4th है, ठीक है, ये 4th है, लेकिन ऐसा कंडीशन दिया है हमको जहाँ पे 2 क्वांटिटी है और प्रपोर्शन वर्ड का यूज कर चुका है, तो उसका मतलब होता है इनडायरेक्टली कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। तो D यहाँ पे आपका क्या है, इस केस में थर्ड, इसको बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे भाई D, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6 4 या 24 125 25/4/5, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 5 = 5/D, यही मतलब 1 है। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 × 5, इसको अरेंज कर दिए = 5 और ये D, ओके। अब क्या करो 5 5 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो D = क्या होगा 5 × 4, नीचे 5 आया तो 5 5 कटा तो बचा यहाँ पे क्या 4, तो 4 आपका करेक्ट है जो कि है 19 का B। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ x² + kx + 6 = x - 2 एंड x - 3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ k इज। चलिए इसको बस सॉल्व करना है, बाकी बाद आंसर आपका निकल जाएगा। आपको निकालना था यहाँ पे k, तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पे तो x² + kx + 6 = यहाँ पे क्या है आपके पास x - 2 इंटू x - 3, तो x² + kx + 6 = इसको बस सॉल्व करो तो x × x² फिर -3x फिर -2x फिर +6। यहाँ से देखो तो x² कट गया आपका, ठीक है। इधर क्या बचा kx + 6 के बराबर, यहाँ पे -3x -2x कितना होगा -5x के बराबर और +6, इधर +6 और -6 गया काम से, ठीक है। इधर x और x गया काम से, बचा क्या k = -5, तो आंसर है आपका 20 का A -5। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब तो पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है b² - 4ac, और सारा कुछ डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आपका d क्या हो ना, d > 0 हो, तो इस केस में जो आपका रूट निकलता है वो क्या निकलता है, तो रियल निकलेगा और अनइक्वल निकलेगा, रियल निकलेगा और अनइक्वल होगा। इसका मतलब क्या होता है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलता है, तो 2 रूट जो निकलेगा वो तो एक रियल होगा और दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका = 0 के बराबर हो ना, इस केस में जो 2 रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, रियल तो निकलेगा ही, साथ में वो दोनों रूट क्या होगा इक्वल होगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपका d < 0 मतलब आप सॉल्व करो और आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा इमेजिनरी होता है रूट, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, लेकिन आएगा नहीं क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा, तो ज़्यादातर जो 99% चांस होता है आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, d = 0, ठीक है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे।
अब आगे देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब ये वाला कंडीशन लगेगा, मतलब डी इक्वल टू 0 लगेगा, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से कंपेयर करो और ए बी और सी निकाल लो, तो बी यहाँ पे क्या होगा, माइनस के है बी अभी यहाँ पे, तो माइनस के का स्क्वायर करो, फिर माइनस 4, ए क्या है आपका 2 है, और सी क्या है, ये भी के है, ओके, इक्वल टू 0। तो माइनस के स्क्वायर का तो के स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4, 2 और 8 कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, तो 8 के इक्वल टू 0। यहाँ से के कॉमन निकाल लो तो के हो जाएगा यहाँ पे के माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीपल यहाँ पे 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि तो के इक्वल टू 0 के बराबर हो, या तो के माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, के इक्वल टू 8। तो इस केस में या तो के 0 होगा या तो के 8 होगा, तो 0 एंड 8 21 का डी करेक्ट है आपका। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये सेम जो मैंने आपको 21 बताया, बेसिक जो बताया उसी के ऊपर है। यहाँ पे बोल रहा है कीप द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। एक तो रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। तो देन द वैल्यू ऑफ के आपसे पूछ रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 19 में कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और डिस्टिंक्ट होता है, मतलब रियल होता है और अलग अलग होता है, तो इस केस में जो डिस्क्रिमिनांट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0 निकलेगा, ठीक है। तो सेम चीज का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनांट जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे। वैल्यू यहाँ पे देखो तो क्या है, बी, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो माइनस 6 का स्क्वायर करो, फिर माइनस 4 इंटू ए आपका यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1 के बराबर, और सी यहाँ पे क्या है आपका के ग्रेटर देन 0। माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, फिर माइनस 4 इंटू 1 और के माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। 36 ग्रेटर देन यहाँ पे कितना होगा, 4 के बराबर। इसको इधर लेते आओ। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 9 4 36, तो इधर 9 बचा, ग्रेटर देन के। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, जो के है लेस देन 9 है, के लेस देन 9, मतलब कौन सा सही है आपका, कौन सा सही है, ये वाला ना, 9 इज ग्रेटर। तो 22 का सी करेक्ट है। देन देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, श्याम बाई 310 रुपीज शेयर एट ₹15 एंड रिसीव ए डिविडेंड ऑफ 7% द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। तो शेयर एंड डिविडेंड का जो थोड़ा सा वर्ड होता है ना, सेंटेंस को पढ़ने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, तो 2-3 बार पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। श्याम बाय 300, श्याम क्या खरीदता है, 300 शेयर खरीदता है, 300 शेयर खरीदता है 10 रुपया वाला शेयर 15 में, ठीक है। श्याम 300 शेयर खरीदता है 10 रुपया वाला शेयर 15 में एंड रिसीव ए डिविडेंड ऑफ 7%, और इसको 7% का डिविडेंड मिलता है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। तो इस शेयर को खरीदने में, मतलब 15 रुपया वाला शेयर खरीदने में उसको टोटल कितना इन्वेस्ट किया है वो आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जो उस शेयर का प्राइस था वो कितना है, ₹10, और मार्केट में अभी जो उस शेयर का वैल्यू चल रहा है वो कितना चल रहा है, ₹15, ओके। और वो नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहता है, नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदना चाहता है, 300। तो 300 शेयर खरीदने में उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अगर अभी 15 रुपया के रेट पे चल रहा है। तो इजी है ये। इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, मतलब एक शेयर का कितना दाम है और कितना शेयर तुम लेना चाहते हो। तो एक शेयर का दाम है 15 रुपया, ठीक है, और शेयर लेना चाहते हैं हम 300, तो 300 इंटू 15 तो कितना होगा, 4500, मतलब 4500, जो कि डी। यहाँ पे 7% का कोई काम नहीं था, 10 रुपीज़ का कोई काम नहीं था, बस आपका यही दोनों से काम बन जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹10,000, एमआरपी है एक आर्टिकल का 10,000, उसमें डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार 10% का और जीएसटी है 5%, देन अमाउंट ऑफ बिल इज। तो कितना बिल बन के आएगा उसका, उस कस्टमर का आपको बताना है। कोई भी एक आर्टिकल्स मान लो, ठीक है, ये आर्टिकल्स है,
इस आर्टिकल्स के ऊपर MRP लगा के रखा है दुकान वाला कितना, 10,000, ठीक है, 10,000। तो हमको क्या करना है, टोटल बिल कितना बन के आएगा वो निकालना है। तो लेकिन तो इसमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश क्या करो, उसका सेलिंग प्राइस निकालो, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालो। यहाँ पे आपको MRP दिया हुआ है, MRP कितना दिया है, ₹10,000 का। लेकिन MRP पे तो हम लोग खरीदेंगे नहीं सामान, हम लोग किस पे खरीदेंगे, SP पे। MRP चाहे वो 20,000 लगा के रख दे, 30,000 लगा के रख दे, दुकान वाला कम मन है ना। लेकिन खरीदते किस में हम लोग, थोड़ा सा नेगोशिएट करते हैं, थोड़ा कम करो कम करो कम करो। तो जिस पे खरीदेंगे उसी पे तो GST देंगे ना। तो हमेशा याद रखना GST हम लोग किस पे करते हैं, SP पे, सेलिंग प्राइस पे। जो MRP लगा के रखा है उस पर हम लोग नहीं करेंगे। तो कोई गलती कर देता है कि MRP पे ही GST निकाल देता है, ऐसा नहीं होता है। दुकान वाला कितना लगा देगा, उसमें 20,000 लगा देगा, तो क्या 20,000 पे GST दोगे, नहीं ना। तो हमेशा क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पे हम लोग GST देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, अगर 10% यहाँ पे डिस्काउंट है तो इसका क्या करो, 10% डिस्काउंट, इसका मतलब वो हमसे 90% ले रहा है। 90% किसका ले रहा है, 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 90% निकालो तो क्या हो जाएगा, 90,000, ठीक है। मतलब वो हमको बेच रहा है 90,000 में। अगर बेच रहा है वो हमको 90,000 में, इसका मतलब हम GST भी 90,000 पे करेंगे। तो यहाँ पे GST देखो तो क्या होगा, तो GST इज इक्वल टू 5% का है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको करने नहीं बोल रहा है, CGST SGST अलग अलग करने नहीं बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार भी निकाल देते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग निकालने के लिए बोलते हैं तो अलग अलग निकालते, यहाँ पे एक ही में बोल रहा है, कोई चीज़ ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है तो हम एक ही में निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 9,000 निकालो 5% का, ठीक है, 5% निकालो 9,000 का, तो कितना होगा, 9 5 ज़ा 45, तो 450 रुपीज़। मतलब 9,000 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस पे उसको 450 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, उसको GST पे करना पड़ेगा। मतलब बिल यहाँ पे कितना आएगा, उसका बिल जो आएगा SP प्लस GST आएगा, GST भी पे करना पड़ेगा उसको। तो 9,000 प्लस 450 रुपीज़, 450 कितना होगा, 9,450। कौन सा है करेक्ट देखो तो, 9,450, 24 का A। यहाँ से 3 क्वेश्चन जो बचा आपका 25, 26, 27, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आप खुद से भी ट्राई करो बनाने का, बनता है कि नहीं बनता है आपसे, ठीक है। और तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर सही है, ओके। अगर इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।